अरे बात मत करो। हाँ तो बोले थे। तो 7 आवर्त है हमारे पास। इसका मतलब हमारे पास तत्व इस प्रकार से होंगे कि उनको 7 कोषों में व्यवस्थित किया जा सकता है। पहले आवर्त में कोई तत्व है तो उसके पास केवल 1 कोष हो सकता है, दूसरे आवर्त में है तो उसके पास केवल 2 कोष। जैसे हम कुछ दूसरे आवर्त के तत्वों को उठा के चेक कर लेते हैं। मान लो दूसरे आवर्त में आता है कार्बन और फ्लोरीन, लास्ट में आता है नियॉन। 3 को हमने उठाया है। कार्बन का होता है परमाणु क्रमांक 6, इसका लिखेंगे 2,4 हो जाएगा, पहला कोष और दूसरा कोष। फ्लोरीन का होता है 9, इसका लिखेंगे 2,7 होगा, पहला कोष और दूसरा कोष हो गया। उसके बाद नियॉन 10 होता है, इसका भी लिखेंगे 2,8 हो गया ना। तो अब इस हिसाब से हम कोषों की संख्या देख के बता सकते हैं कि ये तत्व किस आवर्त में होगा। बता सकते हैं। अगर मान लो नियॉन के पास कितने कोष हैं, 2 कोष, तो ये फिक्स है दूसरे आवर्त में होगा। यही तो हमने पीछे पहचाना भी था। जब धातु अधातु की पहचान कर रहे थे तो वहां पे हमने एक बात और बताई थी कि जो उसमें सबसे बड़ी संख्या है वही बाहरी कोष होता है। बताए थे कि नहीं बताए थे? बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन निकाल कर ही तो धातु अधातु पता कर रहे थे। जो सबसे बड़ी संख्या थी वही तो बाहरी कोष था। अगर सबसे बड़ी संख्या 2 है तो बाहरी कोष कितना होगा? 2। इसका मतलब उसके पास कितने कोष हैं? 2 कोष हैं। वह किस आवर्त में होगा? दूसरे आवर्त में होगा। तो अगर हमको कोष पता चल गए तो हम तत्व को बता सकते हैं कि वह किस आवर्त में होगा। हो सकता है। तो इस प्रकार से नीचे एक एग्जाम्पल और लिख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 लिखवाए थे ना। यदि कोई तत्व तीसरे आवर्त में है तो उसमें 3 कोष होंगे। इसी प्रकार नीचे काली पेन से लिख लेना, इस पर इंपॉर्टेंट लिख देना। इसी प्रकार ये पॉइंट पर ही इंपॉर्टेंट लिखे थे ना, तो देखो इसी प्रकार हो गया। यदि किसी तत्व के परमाणु में कोषों की संख्या 4 है तो वह तत्व चौथे आवर्त में होगा। हो गया ना। ये चीज को ध्यान में रखना है। कहने का मतलब आवर्त से कोष की संख्या पता कर सकते हैं, कोष से आवर्त की संख्या पता कर सकते हैं, दोनों ज्ञात किया जा सकता है। हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन से तो हमने बता दिया वर्ग संख्या भी पता कर सकते हैं। अगला पॉइंट लिखो। अगला पॉइंट ये हेडिंग के रूप में है। हेडिंग विकर्ण संबंध हो गया। डायगोनल रिलेशन ये हेडिंग है विकर्ण संबंध। जिसको विकर्ण नहीं लिखने आ रहा है वो उल्लू की तरह मुंह अपना ऊपर करे और लिख ले देख के। डायगोनल DIAGONAL
रिलेशन RELATION सही सही लिख रहे हैं, आपको लगता है गलती लिख रहे हैं? ठीक है, सही लिख दिए हैं। क्या डायगोनल, जी को ग पढ़ते हैं, जी के साथ जब ई लगा होता है तभी उसे ज पढ़ा जाता है। इंग्लिश पढ़ते होंगे तो इन सब चीजों को ध्यान रखा करो। चलो लिखो डायगोनल रिलेशन। अब इसमें लिखेंगे देखो इस आवर्त सारणी में अगर दूसरे आवर्त के तत्वों को ध्यान में रखा जाए और तीसरे आवर्त के तत्वों को ध्यान में रखा जाए तो दूसरे में आता है लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। छोड़ते हैं अभी, उसका कौन गुणे में क्या होता है? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, फ्लोरीन। ठीक है, तो कहा गया विकर्ण संबंध क्या कहता है? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी, याद रखते रहना, ये फिक्स है, पूछा जाए वो भी 2 नंबर में, समझ गए? तो इस पे लिख लो वेरी इंपॉर्टेंट। तो विकर्ण संबंध कहता क्या है? विकर्ण संबंध कहता है कि दूसरे आवर्त में उपस्थित तत्वों के गुण, दूसरे आवर्त में उपस्थित तत्वों के गुण तीसरे आवर्त के उन तत्वों से मिलते हैं जो उनके विकर्णवत होते हैं, अर्थात विकरणीय अभिमुख होते हैं। कहने का मतलब ऊपर से नीचे तो सबका मिलेगा, ये तो फिक्स है, क्योंकि ऊपर से नीचे रखने का मतलब ये एक वर्ग में रखे गए हैं ना, तो एक वर्ग का तो फिक्स है मिलेगा। लेकिन जैसे तुमने चतुर्भुज में विकर्ण पढ़ रखा है, ऐसे और ऐसे 2 विकर्ण बनते हैं ना, तो ऐसे गया इधर से गया तो नीचे से तीसरे का दूसरे से नहीं मिलाना, दूसरे का तीसरे से मिलाना है, अर्थात ऊपर से हमें कहाँ आना है? नीचे। ध्यान से देखना, लिथियम के सामने किसका पड़ेगा? बेरिलियम के सामने, बोरान के सामने सिलिकॉन। ऐसे ही आगे बढ़ते जाओ, हो गया ना? हाँ, केवल दूसरे और तीसरे के लिए, ये सबके लिए नहीं। तो दूसरे आवर्त के तत्वों के गुण तीसरे आवर्त के उन तत्वों से मिलते हैं जो उनके विकर्णवत होते हैं, अर्थात उनके विकरणीय अभिमुख होते हैं। हो गया ना? विकर्ण तुम तिरछी लाइन जानते ही हो, तो यहाँ से लिथियम के विकर्णवत कौन आ रहा है? मैग्नीशियम। तो लिथियम का गुण किससे मिलता जुलता है? मैग्नीशियम से। बेरिलियम का एल्यूमिनियम से, बोरान का सिलिकॉन से एकदम नहीं मिलता है, कुछ कुछ गुण मिलता है। ठीक है, इस संबंध को कहा गया विकर्ण संबंध। इस पर टिप्पणी पूछी जाती है 2 नंबर में, तो लिख देना है और ये चित्र बना देना है, हो जाएगा? तो पहले इसमें लिखेंगे मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी में, मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी में मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी में हो गया दूसरे आवर्त में उपस्थित कुछ तत्वों के गुण तीसरे आवर्त में उपस्थित उन तत्वों से मिलते हैं
तत्वों से मिलते हैं, उन तत्वों से मिलते हैं जो उनके विकरणीय अभिमुख होते हैं, जो उनके विकरणीय अभिमुख होते हैं। डायगोनल फेस विकरणीय अभिमुख होते हैं। हो गया? जैसे इसको बना लो, ध्यान देना, दूसरे का तीसरे से मिलेगा, तीसरे का दूसरे से नहीं मिलेगा, नहीं पता चला चतुर्भुज की तरह दो विकर्ण खींचने लगो। पहले हम भी यही जानते थे दोनों तरफ से मिलता है, सब में शायद ऐसे मिला के भी आए थे, पढ़े लिखे थे नहीं, विज्ञान हो गया, एग्जाम टाइम में थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए थे। अब हेडिंग लिखो, प्रारूपिक तत्व या निरूपक तत्व। प्रारूपिक तत्व या निरूपक तत्व। प्रारूपिक तत्व या निरूपक तत्व। प्रारूपिक तत्व या निरूपक तत्व, इसको बोलते हैं टिपिकल एलिमेंट, TYPCIAL ELEMENTS। हाँ, कल से तुम लोग का क्लास शाम को 3:30 बजे रहेगा। तो अभी लिखो आगे, हेडिंग लिख लिए ना इसको, अब नीचे लिखो इसके। अब देखो ये प्रारूपिक और निरूपक तत्व है क्या, क्योंकि अभी हम देखें किसी वर्ग की चर्चा करें, हम पहले वर्ग की ही चर्चा करते हैं। हाइड्रोजन के बेचारे घर मिला नहीं है इसलिए उसको नहीं लिखते हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये तत्व है, ठीक है। हाइड्रोजन की भी अगर चर्चा कर लें तो पहला क्योंकि आवर्त हो जाएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, 7 आवर्त होते हैं ना। तो किसी वर्ग में तीसरे आवर्त का जो तत्व होता है, कौन सा? तीसरे आवर्त का तत्व, चाहे जिस वर्ग को उठा लो तो उसमें जो तीसरे आवर्त का तत्व होगा अपने वर्ग के अन्य तत्वों का आदर्श प्रतिनिधित्व करेगा। कहें तो अपने समूह का नेता होता है, ठीक है। जो ये कहेगा वही बाकी करेंगे। कहने का मतलब इसी के जैसे गुण सभी प्रदर्शित करेंगे। अगर कहीं अध्ययन करना होगा हमें तो हम किसके गुण का अध्ययन करेंगे? सोडियम के गुण का अध्ययन करेंगे। समझ गए? ये याद रखे रहना, क्योंकि सोडियम ही ऐसा होता है जिसके गुण लगभग इन सबसे मिलते हैं और महत्वपूर्ण यौगिक बनाता है जो हमारे लिए उपयोगी होते हैं। तो जो चीजें हमारे लिए ज्यादा उपयोगी हैं, जो हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग हो रही हैं, अगर उनके अध्ययन से बाकी के बारे में हमको जानकारी मिल जा रही है तो फायदेमंद ही है, ठीक है ना। इसीलिए सामान्य रूप से हम इसमें किसके गुण का अध्ययन करते हैं? सोडियम के गुण का अध्ययन करते हैं और बाकी गुण को उसी तरह बता देते हैं। जैसे सोडियम Na+ आयन बनाता है, ठीक है, तो बाकी के सारे प्लस आयन बनाते हैं। हो गया। सोडियम NaCl बनाता है तो सब Cl के साथ जुड़ जाएंगे, KCl, RgCl, CHCl, FrCl, ठीक है ना। सोडियम जो करेगा ये सब करेंगे। नेता है ना, नेताजी जो कहेंगे वही करेंगे। नेताजी कहेंगे जाओ सड़क पे पत्थर मारो, पत्थर मारेंगे। कहेंगे धरना तो धरना देंगे, कहेंगे पुलिस को मारो, पुलिस को मारेंगे। यही तो होता है। और मार खाते हैं तो समर्थक वो मार खाते हैं, नेताजी बेचारे सड़क लेते हैं। तो लिखो, क्या लिखे? हाँ, इसमें लिखो
हाँ, किसी भी वर्ग का उठा लो, उसमें जो तीसरे आवर्त का तत्व होगा वही प्रारूपिक तत्व कहलाता है। ठीक है, तो लिखो आवर्त सारणी में तृतीय आवर्त के तत्व हो गया। तृतीय आवर्त के तत्व अपने वर्ग के अन्य तत्वों का आदर्श प्रतिनिधित्व करते हैं। अर्थात यदि इनके वर्ग के तत्वों के गुणों की जानकारी प्राप्त करनी है तो इन तत्वों के गुणों का अध्ययन करने से प्राप्त हो जाती है अतः तृतीय आवर्त के तत्वों को प्रारूपिक या निरूपक तत्व कहते हैं। हो गया, लिख लिए। जैसे लिखो, जैसे प्रथम वर्ग का प्रारूपिक तत्व सोडियम है। हो गया। ना, बस नीचे एक सिंगल इंडिकेट पॉइंट काली पेन से लिख लो। द्वितीय आवर्त के तत्वों को भी सिंगल इंडिकेट पॉइंट, द्वितीय आवर्त के तत्वों को भी प्रारूपिक तत्व कहा जा सकता है या कहा जाता है, ये लिख लेना। द्वितीय आवर्त के
तत्वों को भी प्रारूपिक तत्व कहा जाता है। हो गया ना, ये याद रखना। तो इसको चित्र बना लो, समझ जाओगे। पहला वर्ग है और ये आवर्त है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, सातों तत्व है। जो दूसरे और तीसरे आवर्त के तत्व है वो प्रारूपिक तत्व कहलाएंगे। पहले आवर्त में तो कोई होता ही नहीं है। पहले आवर्त में खाली हाइड्रोजन और हीलियम ही तो है। हाइड्रोजन बेचारे का स्थान ही नहीं निश्चित है, उसको घर ही नहीं मिला है, तो उसको किस दिन बताएंगे। हीलियम अक्रिय गैस है, वो किसी का गुण ही नहीं दिखाता है, उसको प्रारूपिक तत्व कहाँ कहेंगे। शुरुआत समझ लो तत्वों की होती है दूसरे आवर्त से। कहाँ से होती है? दूसरे से। तो कुछ में दूसरे का महत्व नहीं होता है। जैसे हम कहें तो लिथियम, बेरिलियम और बोरान तक, लिथियम, बेरिलियम और बोरान तक दूसरे आवर्त का महत्व नहीं होता है, उनमें ज्यादा महत्व तीसरे आवर्त का होता है। लेकिन जब हम आगे जाते हैं कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन, तो ये भी महत्व रखने लगते हैं। अर्थात नाइट्रोजन भी अपने वर्ग का आदर्श प्रतिनिधित्व करता है, ऑक्सीजन भी करता है और क्लोरीन भी करता है। ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पे बता दिया दूसरे आवर्त को भी हम प्रारूपिक तत्व कह सकते हैं। याद रखे रहना। शुरुआत के लिए तो तीसरे आवर्त वाला मुख्य होगा। किसके किसके लिए? जो पहला होगा, दूसरा होगा और तीसरा होगा, 3 के लिए। लेकिन बाकी के जो 4 बचेंगे 7 तक है ना, क्योंकि 8वां तो शून्य वाले में चला जाता है, अक्रिय वाले में। क्या हुआ? 7 है। 7 में से प्रारंभ के 3 में तीसरे आवर्त का इंपॉर्टेंट है और बाकी में दोनों इंपॉर्टेंट हो जाएगा। याद रखे रहना है, इसको बना लो। ये हाइड्रोजन है, हीलियम एकदम किनारे इधर होता है, यहाँ पे अक्रिय गैस वाले में शून्य वर्ग में होता है ना, वह कोई गुण नहीं दिखाता है। बना लो इसको, चित्र बनाओ, तब नीचे बढ़े, जल्दी जल्दी करो। पट्टी देखो, जाएंगे पट्टी तो खरीद के लाएंगे। चार्ट के ज्यादा समझ में नहीं आता, लगा था चार्ट पता नहीं कहाँ खारो के फेंक दिए। अगली हेडिंग लिखना है सेतु तत्व। सेतु तत्व एक एक प्रकार के तत्व थे, सब पूछा जाता है, ध्यान दिएगा ना। हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है। सेतु तत्व, ब्रिज एलिमेंट, BRIDGE, ELEMENTS, ब्रिज एलिमेंट। ये पुल बनाने का काम करते हैं। अभी देखना कैसे पुल बनाएंगे। हो गया। ये इसके पहले प्रारूपिक तत्व वाले पे भी इंपॉर्टेंट लिख लेना और इस पर भी इंपॉर्टेंट लिख लो। लिखो इसमें अब देखो, आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में तीसरे आवर्त के तत्व, तीसरे आवर्त के तत्व, आवर्त सारणी में तीसरे आवर्त के तत्व हो गया, सेतु तत्व कहलाते हैं। तीसरे आवर्त के तत्व सेतु तत्व कहलाते हैं। क्योंकि इनके गुण, क्योंकि इनके गुण, क्योंकि इनके गुण हो गया
अपने वर्ग में दोनों उपवर्गों से मिलते हैं। अपने वर्ग में दोनों उपवर्गों से मिलते हैं, क्योंकि इनके गुण अपने वर्ग में दोनों उपवर्गों से मिलते हैं, अर्थात ये दोनों वर्गों के बीच, अर्थात ये दोनों वर्गों के बीच सेतु का कार्य करते हैं। दोनों वर्गों के बीच सेतु का कार्य करते हैं। सेतु का कार्य करते हैं। अभी देखो, अब जैसे लिख लो, जैसे पहले वर्ग का सेतु तत्व, जैसे पहले वर्ग का सेतु तत्व सोडियम है। सोडियम, क्योंकि सोडियम तीसरे आवर्त में है ना। तो अभी ध्यान से देखो, ये आवर्त है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां। हम लोग यहाँ चर्चा करते हैं प्रथम वर्ग की। प्रथम वर्ग कितने भागों में बटा हुआ है? 2 भागों में बटा हुआ है, एक ए और एक बी। प्रथम वर्ग है, ये 2 भाग में बटा है। एक को फर्स्ट ए कहते हैं, एक को फर्स्ट बी। ऊपर ही हमने प्रथम वर्ग लिख दिया तो कोई परेशानी नहीं है, हो गया ना। अब देखो, प्रथम वर्ग के ए वाले में कौन कौन से तत्व हैं? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। हो गया ना। उसके बाद इसमें आता है Cu, Ag, Au। हो गया, ठीक है। ऊपर नहीं होता इसमें। अब ध्यान दो, काहे को इसमें 2 आया। तुमने देखा होगा जब हम आवर्त सारणी के बारे में जानकारी लिखवा रहे थे, 10 क्षैतिज लाइनें थी ना, 10 क्षैतिज लाइनें थी। उस 10 में से चौथे, पांचवें और छठवें को 2-2 लाइनों में बांटा गया था। तो ये होता कैसे? कॉपर के ठीक, ये पोटेशियम के ठीक सामने कॉपर नहीं होता है। ये डिब्बा समझो 2 लाइन का होता है, मतलब ये लाइन ऐसे निकल जाती है और एक लाइन नीचे से निकलती है, कॉपर यहाँ पे होता है, समझ गए। तो इसमें देखो 2 लाइन हो गई, दिख रहा है। वैसे ही इसमें रुबिडियम है, रुबिडियम के थोड़ा नीचे एजी होता है, मतलब रुबिडियम की लाइन ऐसे आगे चली जाती है और एजी की लाइन ऐसे आगे चली जाती है। दोनों को मिला के एक आवर्त कहा गया है, ठीक है। इसी प्रकार से सीजियम का क्या हुआ? गधे हो क्या? 10 लाइन चाहिए था कि नहीं चाहिए था? इन सब में केवल एक लाइन था, और इसमें सीजियम वाली लाइन अलग थी और ये तुम्हारा एयू वाली लाइन अलग थी, और लास्ट में तुम्हारा फ्रांसियम का एक अकेले था। गिन लो कैसे हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तभी हुआ। हाँ, इसके लाइन में और तत्व थे, आगे तत्व थे, तो हमको केवल पहले वर्ग की चर्चा करनी है ना। आगे थोड़ी सबको थोड़ी दिखाना है कि 114 तत्व लिख के तुमको दिखाएं। इसीलिए वो थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे से याद रखते रहना, क्योंकि उनमें 2-2 श्रेणियां थी। इतना बढ़िया लिखे थे, मिटवा दिए। किससे लिखे अब? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। यहाँ पे था कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। तो अभी देखो,
मोजले ने बताया था कि जो एक ही उपवर्ग में आ रहे हैं उनके गुण तो समान ही होंगे, अर्थात हाइड्रोजन का लिथियम से, लिथियम का सोडियम से, सोडियम का पोटेशियम, पोटेशियम का रुबिडियम, रुबिडियम का सीजियम और सीजियम का फ्रांसियम, इनसे तो मिलेगा ही। कॉपर का सिल्वर से, सिल्वर का गोल्ड से, ये भी मिलेगा। लेकिन इसमें सोडियम ऐसा होता है, ये वाला किस आवर्त में है, ये तीसरे आवर्त में सोडियम ऐसा होता है जिसका गुण इन सबसे भी मिलता है और इससे भी मिलता है। देख रहे हो? तो अगर कहें तो ये दो रास्ता है, अगर ये रास्ता है, दूसरा रास्ता बीच में नदी है, तो हमको इस रास्ते से इस रास्ते जाना, तो यहाँ से ऐसे निकल सकते, नहीं निकल सकते। तो ये पुल का काम करता है, सेतु का काम करता है। ठीक है, तो इसको बना सकते हो इस तरह से। हाँ, अगर सोडियम का पढ़ते हैं तो इनकी भी जानकारी कुछ मिल जाएगी हमें। हाँ मिलेगा, लेकिन जो हमने प्रारूपिक तत्वों का चर्चा किया उसी के आधार पर बताएंगे ना। कुछ तत्व अलग होते हैं लेकिन सोडियम का ज्यादा मिलता है, जिसका ज्यादा मिलता है वही बताएंगे। बोले क्या है कि लिथियम, बेरिलियम, बोरान ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब प्रारूपिक तत्व अर्थात प्रधान वाले तत्व तो दो हैं। जैसे इसमें लिथियम और सोडियम दोनों को प्रधान तत्व कहा जाएगा, लेकिन ज्यादा मुख्य कौन है इसमें? सोडियम। समझ गए? इसी प्रकार जब बेरिलियम और मैग्नीशियम की चर्चा की जाती है तो बेरिलियम ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, मैग्नीशियम ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दोनों है प्रारूपिक तत्व। अभी हम दूसरे और तीसरे आवर्त का तत्व लिखे अगर लाइन से, तो इसमें लिथियम आएगा, इसमें सोडियम आएगा, इसमें बेरिलियम आएगा, मैग्नीशियम आएगा, बोरान आएगा, एल्यूमिनियम आएगा, उसके बाद से कार्बन आएगा, सिलिकॉन आएगा, उसके बाद नाइट्रोजन आएगा, फास्फोरस आएगा, उसके बाद ऑक्सीजन आएगा और सल्फर आएगा, क्लोरीन आएगा और क्लोरीन आएगा। तो कहने का मतलब अगर पहले तत्व का गुण पढ़ना चाहते हैं तो लिथियम का नहीं पढ़ते हैं, किसका पढ़ते हैं? सोडियम का। दूसरे का पढ़ना चाहते हैं तो मैग्नीशियम का पढ़ते हैं। तीसरे का पढ़ना चाहते हैं तो एल्यूमिनियम का पढ़ते हैं। अगर चौथे का पढ़ना चाहते हैं तो कार्बन और सिलिकॉन दोनों का पढ़ते हैं। पांचवें का पढ़ना है तो नाइट्रोजन फास्फोरस दोनों पढ़ते हैं। छठवें का पढ़ना है तो ऑक्सीजन सल्फर दोनों पढ़ते हैं। सातवें का पढ़ना है तो क्लोरीन और क्लोरीन दोनों पढ़ते हैं। अर्थात यहाँ पर दो दो तत्व प्रमुख रूप से आ रहे हैं और इनमें एक ही तत्व प्रमुख रूप से आ रहा है, तो तीसरे आवर्त को ही प्रारूपिक तत्व कहना सही नहीं होगा, क्योंकि प्रारूपिक तत्व का काम तो दूसरे आवर्त वाले भी कुछ कर रहे हैं। इसीलिए हमने कहा कि दूसरे और तीसरे दोनों को प्रारूपिक तत्व कहेंगे। अर्थात लिथियम भी प्रारूपिक तत्व हो सकता है, बेरिलियम भी प्रारूपिक तत्व हो सकता है और बोरान भी प्रारूपिक तत्व हो सकता है, लेकिन इनकी महत्ता कम होती है, इसलिए इन पे ज्यादा ध्यान नहीं देते। अरे ज्यादा यौगिक नहीं मिलता तो महत्ता कम ही तो होगी। जिसका ज्यादा यौगिक मिलेगा अध्ययन उसी का तो करोगे। नोट करो जल्दी, इसको बनाओ, आगे बढ़े। हेडिंग लिखो, मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी के दोष। विशेषताएं या गुण तो पीछे पढ़ चुके हैं हम लोग, अब दोष पढ़ना है। दोष निकालने तो हम लोग आगे ही हैं, अभी सुधार करने को कहा दिया, नहीं कर पाएंगे। सेंटर पिकासो का नाम सुने हो गया? हेडिंग लिख दी है ना, मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी के दोष। पहला नंबर, मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी में भी हाइड्रोजन को कोई निश्चित स्थान नहीं दिया गया। मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी में भी
हाइड्रोजन को कोई निश्चित स्थान नहीं दिया गया। मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी में भी हाइड्रोजन को कोई निश्चित स्थान नहीं दिया गया। हो गया। दूसरा नंबर दूसरा नंबर अधिक क्रियाशील तत्वों को कम क्रियाशील तत्वों के साथ अधिक क्रियाशील तत्वों को कम क्रियाशील तत्वों के साथ एक ही वर्ग में रखा गया। अधिक क्रियाशील तत्वों को कम क्रियाशील तत्वों के साथ एक ही वर्ग में रखा गया। हो गया ना? हो गया। जैसे तुम लोग इसमें देख सकते हो, ये पूरा मिला के एक ही वर्ग है ना। इसमें जो पहली लाइन है इसे हम कहते हैं क्षारीय धातु। क्या कहते हैं? क्षारीय धातु। धातुओं में इनकी क्रियाशीलता सर्वाधिक होती है। क्या होती है? सर्वाधिक। तुमने जब विद्युत रासायनिक श्रेणी या सक्रियता श्रेणी याद की होगी तो सबसे पहले लिथियम ही आया था कि नहीं आया? फिर क्या आया था? पोटेशियम आया था। फिर क्या आया था? मैग्नीशियम आया था। फिर कैल्शियम आया था। फिर सोडियम आया था। सोडियम आया था। याद नहीं हमको इतना। तो इन सबको देख रहे हो, ये सब सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर आ रहे हैं। इनका मतलब इनकी क्रियाशीलता बहुत ज्यादा है। और ये कहां? बैक बेंचर से सबसे नीचे से आप किए थे जा रहे। ठीक है। अर्थात इनकी क्रियाशीलता ही नगण्य थी, बहुत कम थी। क्या देख रहे हैं? इनको बहुत अधिक क्रियाशील वाले को लगभग सक्रिय के साथ एक ही वर्ग में रख दिया गया। डिब्बे में तो एक ही रखा गया, भले ही दो भाग में बांट दी, उससे नहीं मतलब, लेकिन डिब्बा तो एक ही, इनका कहा तो एक के साथ यही जाएगा कि एक ही वर्ग में रखे गए हैं। तो ये इनकी कमी हो गई। क्या लिखेंगे? कम क्रियाशील तत्वों के साथ रखा गया। जैसे प्रथम वर्ग में अलग कर दिया गया है। अभी देखेंगे जब हम लोग दीर्घाकार पढ़ेंगे तब। क्या लिखे? जैसे हो गया। प्रथम वर्ग में अत्यधिक क्रियाशील क्षार धातुओं के साथ अत्यधिक क्रियाशील क्षार धातुओं में लिखना, के साथ मत लिखना। अत्यधिक क्रियाशील क्षार धातुओं, कोष्ठक में लिख देना फर्स्ट ए, रोमन अंक वाला फर्स्ट, उसके सामने ए। हो गया। के साथ कम क्रियाशील मुद्रा धातुओं फर्स्ट बी, क्वाइंस मेटल है ये, फर्स्ट बी। हो गया। के साथ रख दिया गया है। के साथ तो पहले लिख चुके हैं ना। को रख दिया गया है। के साथ में आकार को बना दो। को रख दिया गया है। अब एक चीज ध्यान देने वाली है, इनको क्षार धातु कहे, इनको मुद्रा धातु कहे। ठीक है। क्षार धातु कहने का मतलब ये सब क्षार बनाती है। क्षार माने तो
प्रबल क्षार, प्रबल क्षारक, क्षार माने तो प्रबल क्षारक, सभी प्रबल क्षार बनाती है ना, हो गया। उसके बाद इनको मुद्रा धातु क्यों कहा गया है? इतिहास उठा के पढ़ लो, जितने भी मुद्राएं मिलती है ना सब इन्हीं से बनी होती, कॉपर की या तांबे की, फिर चांदी की, फिर सोने की, बनती कि नहीं बनती? इसीलिए इनको मुद्रा धातु कहा गया। इनका प्रयोग मुद्रा के निर्माण में किया जाता था, आज के समय में भी होता है। जो पट्टी लगी होती है ना नीली नोट में, वो गोल्ड की होती है, इसमें गोल्ड की मात्रा होती है, समझ गए? चलो बाकी की चीजें होंगी कल। ये तुम्हारा समाप्त हो गया। अब आगे हेडिंग लिख देना, दीर्घाकार या प्रवर्धित या संशोधित आवर्त सारणी। तो ये लिखा, एक और लिखना है, एक और लिखो, एक दो और है। इस आवर्त सारणी में, इस आवर्त सारणी में, अगला दोष है इनका, इस आवर्त सारणी में लैंथेनाइड और एक्टिनाइड तत्वों को कोई स्थान नहीं मिला। इस आवर्त सारणी में लैंथेनाइड और एक्टिनाइड तत्वों को कोई स्थान नहीं मिला। हाँ, कल लिखा है कि एक्टिनाइड है। जब मॉडल बनाए थे तो 114 तत्व खोजे जा चुके थे, कल पढ़ाए नहीं है उसको। इस आवर्त सारणी में लैंथेनाइड और एक्टिनाइड तत्वों को कोई स्थान नहीं मिला। इन्हें आवर्त सारणी से नीचे अलग रखा गया है, इन्हें आवर्त सारणी से नीचे अलग रखा गया है। हाँ, इसमें देखो ध्यान से, ये आधुनिक आवर्त सारणी है जो इस समय हम लोग पढ़ते हैं। इसमें जो नीचे दो लाइनें बनाई गई है ना, इसमें पहली लाइन लैंथेनाइड है और दूसरी लाइन एक्टिनाइड, समझ गए? याद रखे रहना, पहली लाइन लैंथेनाइड, दूसरी लाइन एक्टिनाइड। इसको आज तक आवर्त सारणी में तारीख को स्थान नहीं मिला है, अंत तक मिलेगा। ये दो से ही बना रहेगा, बाकी चीजें होंगी कल है। हाँ, दो सभी तक है, हाइड्रोजन वाला और लैंथेनाइड एक्टिनाइड वाला। ये वाला सुधार कर दिया जाएगा जो दूसरा दोष है। नीचे हेडिंग लिख लो अब, दीर्घाकार या प्रवर्धित या संशोधित। दीर्घाकार या प्रवर्धित या संशोधित या संशोधित आवर्त सारणी अलग रखा गया है। हेडिंग लिख लो, दीर्घाकार या प्रवर्धित या संशोधित आवर्त सारणी। कल पढ़ना तुम लोग, हमारा काम खत्म।